अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। एक तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतल्लक बड़ी अहम खबर है। वो खबर वीलॉग के एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि क्या बड़ी खबर है। उसके अलावा दूसरी बड़ी जो खबर है वो है कि इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, इस हमले की बुनियादी वजह क्या है। इसराइल ने यह दावा किया है कि उसने 20 मकामात को निशाना बनाया है ईरान के, और 100 जेट तैयारों के साथ बमबारी की है, ईरान पे हमला किया है। इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है और इसराइल भी ये दावा कर रहा है, जबकि ईरानी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि इसराइल ने जो हमले किए वो मिसाइलों के ज़रिए थे और ड्रोन के ज़रिए थे, लेकिन वो तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं और इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कहीं कोई बड़ा माली नुकसान नहीं हुआ। ये तमाम जो हमले थे इसराइल के मिसाइलों के और ड्रोन्स के, ये हमले फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है उसने नाकारा बना दिए हैं, और इससे इस्टेब्लिश हो गया है कि ईरान के पास कितना बड़ा ज़बरदस्त दिफाई सिस्टम मौजूद है जो इसराइल के मिसाइलों का, और अगर इसराइल ने जेट तैयारों से भी हमला किया है तो उसका भी तोड़ किया जा चुका है। अरब मीडिया भी ये कह रहा है, ईरान का मीडिया भी यही दावा कर रहा है। मेरी तेहरान में मौजूद एक सहाफ़ी से बात हुई है थोड़ी देर पहले। वो वहाँ पे एक अरसे से मुकीम है तेहरान में। तो उनका भी ये कहना था कि तेहरान में ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है। वो कह रहे थे कि बल्कि हमें तो इधर उधर से पता चला है कि शायद कहीं पे कोई धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं, और जब मैंने चेक किया, उनके बकौल कि जब मैंने चेक किया है तो पता चला है कि इसराइल ने कोई हमला किया, लेकिन उसके जवाब में जो ईरानी दिफाई सिस्टम है, जब वो एक्टिव हुआ तो उससे धमाके हुए हैं, लेकिन उससे ना कोई जानी नुकसान हुआ है और ना कोई माली नुकसान हुआ है। वो इसको सिर्फ एक धमाके की आवाज़ कह रहे थे कि इस तरह का है। बाकी उन्होंने कहा कि पूरे तेहरान में ज़िंदगी नॉर्मल है और किसी किस्म का ना कोई पैनिक है, बल्कि लोगों को पता ही नहीं कि क्या कुछ हुआ भी है यहाँ पे। तो इसराइल के जो मिलिट्री के तर्जुमान हैं, उन्होंने दावा किया है कि हमने स्ट्राइक्स की हैं और ईरान के हमलों का हमने जवाब दिया है, ये इसराइल का कहना है। और साथ ही उसने ये भी कहा है कि अब अगर ईरान ने जवाबी हमले किए फिर उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा, ये इसराइल का दावा है। सवाल ये है कि ऐसे वक्त में इसराइल ने डायरेक्ट ईरान पर हमले क्यों किए हैं, जबकि अमेरिका भी इसराइल को जंग बढ़ाने से रोकने की बार बार अपील भी कर चुका है और वार्निंग भी दे चुका है। समझ नहीं आती कि ये वार्निंग कैसी है जो उसने दी है, और उसको नेतन्याहू ने बिल्कुल उसको मुस्तरद कर दिया है, बल्कि जूते की नोक पे रखा है जो बाइडन की इस वार्निंग को। तो अब जब जो बाइडन की वार्निंग को जूते की नोक पे रखा नेतन्याहू ने, और उसने उसकी वार्निंग के बावजूद हमले कर दिए, तो अब अमेरिका का बयान आया है कि जी इसराइल ने ये अपने दिफा के लिए किए हैं। तो इसराइल के दिफा को ईरान की तरफ से कौन सा खतरा इस वक्त लाहक हो गया था, अगर इस थीसिस को मान लिया जाए, जिसके जवाब में इसराइल ने हमले किए ईरान पर। तो इस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त खित्ते में हुई है। गुज़श्ता दिनों ईरान के कुछ इलाकों में जल्जला आया था, और ये कहा जा रहा है कि वो जल्जला नेचुरल नहीं था, वो कुदरती जल्जला था, और उस जल्जला वो एक एटॉमिक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में वो जल्जला आया था, यानी एटमी तजर्बा किया था, एटमी टेस्ट किया था ईरान ने, जिसके नतीजे में ये जल्जला आया था। अगरचे ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं इमाम खुमैनी साहब और उनके बाद खामेनेई साहब, वो एटमी हथियारों को हराम करार दे चुके हैं, और वो कहते हैं कि ये बड़ी तबाही पर फैलाने वाले हथियार हैं और इंसानियत के लिए ये बिल्कुल बड़ तबाहकुन है, इसलिए इनको बनाना जायज़ नहीं है। लेकिन उस वक़्त भी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी, बल्कि उनकी ये हिकमत अमली थी कि अगर ज़रूरत पड़ी और अपने दिफा का के लिए इस्तेमाल करने पड़े तो फिर ये बनाने की तरफ भी जाया जाएगा। तो अब ये दावा मुख्तलिफ फोर्सेस, मुख्तलिफ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने एटमी तजर्बा किया है, और ईरान एटमी सलाहियत का हामिल एक मुल्क बन चुका है, और इसी वजह से इसराइल को ज़्यादा पैनिक हुआ है, वो घबराहट में हुआ है। और इसराइल ने ईरान की उन्हीं तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की है जहाँ पे वो सुपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, और वो वही मिसाइल हैं जिनके ज़रिए उसने इसराइल पर हमला किया था। और वहाँ पे वो ड्रोन्स भी तैयार हो रहे हैं जिन ड्रोन्स के ज़रिए ईरान ने इसराइल पर हमला किया था।
اور یہ ڈرون اتنے زبردست صلاحیت کے حامل ہیں کہ یہ نیتن یاہو کے گھر کے بیڈ روم تک بھی پہنچ گئے تھے. تو یہ وہ ڈرونز ہیں جو یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں. اس لیے ایران سے اسرائیل کو جو خطرہ ہے وہ بڑا حقیقی ہے، اور اس نے اسی پینک کے اندر، اسی خطرے کے اندر، اس کو بھانپتے ہوئے ہی یہ حملہ کیا ہے. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا، جس کے بارے میں ایک بڑا پوری دنیا کے اندر ایک تاثر یہ تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے. اسرائیل کے دفاعی نظام کو بریک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایران نے اسرائیل کا دفاعی نظام متعدد مرتبہ بریک کر کے دکھا دیا، اور یہاں تک بریک کر کے دکھا دیا کہ ایران کے سپر سونک میزائل اور ایران کے تیار کردہ ڈرونز وہ نہ صرف اسرائیل کی حدود کے اندر داخل ہوئے بلکہ کئی 100 کلومیٹر تک اندر گئے، اور ایون کہ وہ اتنے ٹارگیٹڈ تھے کہ نیتن یاہو کے گھر کے بیڈ روم کے اندر تک جو ہے وہ ڈرونز چلے گئے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ ناقابل تسخیر نہیں رہا، اس کو ایران نے بریک کر دیا. اور دوسری سائڈ پر ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ اس کو اسرائیل بریک نہیں کر سکا. آج کے حملوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسرائیل تمام تر کوشش کے باوجود ایران کے دفاعی نظام کو بریک نہیں کر سکا. اور ساتھ پینک موجود ہے کہ چونکہ ایران ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، اور وہاں پہ سپرسونک میزائل بھی تیار ہو رہے ہیں، وہاں پہ ڈرونز بھی تیار ہو رہے ہیں. اور یہ میزائل اور ڈرونز وہ بھی ہیں جو بڑے باخبر ذرائع اور کچھ ذرائع ابلاغ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے یہ بڑے پیمانے پر روس کو بھی دیے ہیں، اور کچھ اور دوسرے ویپنز بھی روس کو دیے ہیں یوکرین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. تو اس سے لگتا ہے کہ ایران ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پر بھی خود کو اسٹیبلش کر رہا ہے. تو یہ تو تھا موجودہ صورتحال کے حوالے سے تجزیہ اور تبصرہ. اب آتے ہیں پاکستان کی صورتحال پہ، جہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی حلف اٹھا چکے ہیں. وہ پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس بن چکے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اب وہ ان کے بقول کہ وہ اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گے. ان کو رہائی مل گئی ہے ان کے بقول. لیکن یہ رہائی تو مل گئی ہے، کیا قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، یا ابھی بھی وہ پاکستان کے منظر نامے پر کہیں آپ کو نظر آئیں گے؟ تو اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بڑا اہم منصب دیا جا رہا ہے. وہ منصب کیا ہوگا اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ابھی تک سسٹم میں رہیں گے، اور ان کی صلاحیتوں سے، ان کے تجربے سے استفادہ کیا جائے گا. حکومت ان کو پیشکش کرے گی بڑے اہم عہدے کے لیے. پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ رہیں، اور ان کو اس حوالے سے ان کو آفر کی جائے گی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قاضی صاحب پہ کہ وہ اس آفر کو قبول کرتے ہیں یا اپنی آزاد زندگی گزارتے ہیں. لیکن بہرحال حکومت کے اینڈ پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، حکومت کے اینڈ پہ یہ بات طے ہے، حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے، کہ قاضی صاحب کو مزید ان کی خدمات سے استفادہ کیا جائے گا. کس شکل میں کیا جائے گا یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. لیکن کیا قاضی صاحب بھی اس آفر کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ قاضی صاحب جانیں اور ان کا فیصلہ جانیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.